बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने लगे। शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं उनमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस शामिल होंगे वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है चैप्टर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस 1 2 3 4 8 9 10। ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये इंक्लूड है। तो शुरू करते हैं। 6.1 है एक्सप्लेन द टर्म विस्कोसिटी। तो हमने ये विस्कोसिटी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने विस्कोसिटी डिटेल में डिस्कस की थी। ये देखें ये वाला टॉपिक 6.1 the frictional effect between layers of a flowing fluid is described in terms of viscosity of the fluid. Viscosity measures how much force is required to slide one layer of the liquid over another layer. तो ये सारा हमने डिस्कस किया था। आप आगे भी लिखेंगे जिनकी विस्कोसिटी कम होती है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाते, उनको उनकी लेयर्स जो हैं उनको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है मूव करने के लिए। जिनकी विस्कोसिटी कम होती है वो इजीली मूव कर जाते हैं। ठीक है, और फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। ये सारी चीज़ें जो है आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। ठीक है, ये सारा हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। 6.2 है what is drag force, what will affect the drag force acting upon a small sphere of radius r moving down through a liquid। तो ड्रैग फोर्स भी हमने पढ़ी थी। ये देखिए ड्रैग फोर्स जो है हमने कहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी फ्लूइड में से फ्लो करता है तो उसको एक रेजिस्टेंस का, एक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता है, एक रिटार्डिंग फोर्स का सामना करना पड़ता है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, ड्रैग फोर्स के लिए हमने अज्यूम किया था कि एक स्फेयर है रेडियस आर का जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और उसके लिए जो फोर्स ड्रैग फोर्स है हमने स्टोक्स लॉ से लिखी थी व्हिच इज गिवन बाय दिस फार्मूला F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने इसके आंसर में लिखना है। हाँ, क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है व्हाट विल इफेक्ट द ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। क्या क्या इफेक्ट करेगा अगर आप नोट करें इस फॉर्मूला के अंदर 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है। ईटा एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में से मूव कर रहा है तो उसको किसी और विस्कोसिटी का सामना करना पड़ेगा। अगर वो वाटर में से मूव कर रहा है उसको किसी और विस्कोसिटी का सामना करना पड़ेगा। बट फॉर अ गिवन फ्लूइड, फॉर अ गिवन मटेरियल ईटा विल बी कांस्टेंट। ठीक है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा लेकिन एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो जो आपकी ड्रैग फोर्स है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, रेडियस जो है जो भी आप चूंकि आप स्फेयर अज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको स्फेयर कहा गया है। ये देखिए स्फेयर ऑफ रेडियस आर, तो इसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये जो है ये प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं जो ड्रैग फोर्स को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपने सारा इस क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने देखा कि 3 मेन फैक्टर्स हैं जो ड्रैग फोर्स को इफेक्ट कर रहे हैं। एक है ईटा यानी कि विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल, जिस मटेरियल में आप मूव करवा रहे हैं, जिस फ्लूइड में आप मूव करवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रेडियस, जो ऑब्जेक्ट है उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। और वेलोसिटी यानी स्पीड, स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट की जिसके साथ वो मूव कर रहा है। ठीक है, नाउ 6.3 why fog droplets appear to be suspended in air। फॉग ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपने अक्सर देखा होगा सर्दियों में जो फॉग होती है ना, तो डीपली अगर इसको देखें तो आपको ऐसा लगता है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सस्पेंड हुए हैं यानी कि नीचे नहीं गिर रहे, लटके हुए हैं हवा में ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं टर्मिनल वेलोसिटी से आती है, जहाँ हमने पढ़ा था कि कैसे ड्रॉपलेट्स सस्पेंड हो जाते हैं। तो क्या होता था कि जब ड्रैग फोर्स और वेट की फोर्स इक्वल हो जाती थी उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो नीचे गिर रहे थे, तो उस वक्त जो है क्योंकि वो नेट फोर्स तो ज़ीरो हो गई है उसके ऊपर, तो अब जो उसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी
वो टर्मिनल वेलोसिटी थी। और इसकी वजह से यानी कि जब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो गए थे तो ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंड हो गए थे एयर में, ठीक है, या जिस भी फ्लूइड के थ्रू वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चूंकि ड्रॉपलेट का मास बहुत ही थोड़ा होता है और टर्मिनल वेलोसिटी मास के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो इस वजह से ना वो सस्पेंडेड नजर आते हैं। हाँ, अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट होगा, हैवी मास होगा, तो उसके पास तो एक रीजनेबल टर्मिनल वेलोसिटी होगी जो उसको नीचे मूव करवाएगी, लेकिन फॉग ड्रॉपलेट्स जो है ना वो बहुत छोटे होते हैं। इसकी डिटेल जो है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन वो इस फॉर्मूले से आपको नजर आएगी। अगर आप ये देखें, बल्कि इसकी बजाय ना ये वाला फॉर्मूला देखें 6.3, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि जी कांस्टेंट है 6 पाई ईटा आर, फॉर अ गिवन ड्रॉपलेट आर विल बी कांस्टेंट। ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो गया है, तो इसका मतलब है वीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। नेट फोर्स जो है वो जीरो हो चुकी है। अब जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी बात हो रही है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। अब चूंकि फॉग ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बहुत ही लाइट मास के होते हैं, तो इस वजह से उनकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो इसी वजह से वो आपको सस्पेंडेड नजर आते हैं, ठीक है, मूव नहीं कर रहे होते, या अगर कर भी रहे होते हैं तो इतना कम मूव कर रहे होते हैं कि आपको ऐसे ही लगता है कि वो सस्पेंड हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपने सबके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट इज 6.4। 6.4 इंक्लूड है या नहीं है, चेक कर लेते हैं एक दफा। 1 2 3 4, ठीक है, ये इंक्लूड है। तो 6.4 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो ये भी हमने लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ये सारी वही चीज़ें जो हमने लेक्चर में पढ़ ली हैं। ये सारा स्ट्रीमलाइन फ्लो का या लेमिनर फ्लो का बताया हुआ था, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आ गई है और थोड़ी सी आपने इसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी है, ठीक है, कि उसका किस तरह से स्ट्रीमलाइंस जो है वो मूव कर रही होती हैं। और ये आ गया टर्बुलेंट फ्लो, जो अनस्टेडी फ्लो था, तो इसकी भी आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देनी है, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंशिएशन जो हमने लेक्चर के अंदर पढ़ी थी वो आपने देख के लिखनी है, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लेमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा फ्लो था जिसमें एक लेयर का हर पार्टिकल जो है वो एक ही पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है, ठीक है, या अपने से पहले वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल स्मूथ और स्टेडी फ्लो होता है। कि जो टर्बुलेंट फ्लो है वो वेलोसिटी के अब्रप्ट चेंजेस की वजह से जो है वो होता है। वेलोसिटी एकदम से चेंज होती है तो जो पाथ है वो स्मूथ नहीं रह पाता, स्टडी नहीं रह पाता फ्लूइड का या फ्लूइड की लेयर का, तो वो एक रैंडम सा पाथ बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये अनस्टेडी फ्लो है और टर्बुलेंट फ्लो इसको कहते हैं, इसका नाम देते हैं, ठीक है। सारी डिटेल आपने लेक्चर में से देखकर लिखनी है। 6.5 इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये जो है देखते हैं इसके स्टेटमेंट। स्टेट Bernoulli's relation for a liquid in motion and describe some of its applications। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है, Bernoulli's इक्वेशन का ही है, तो ये इंक्लूड नहीं है। 6.6 भी नहीं है, 6.7 भी नहीं है। आई थिंक अब 6.8 आएगा। यस, 8 9 और 10 इंक्लूड है। चलते हैं 6.8 9 और 10 क्वेश्चन की तरफ जी। So 6.8 is two rowboats moving parallel in the same direction are pulled towards each other. Explain। दो बोट्स हैं, वो पैरेलल जा रही हैं एक ही डायरेक्शन में, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं, एक दूसरे की तरफ पुल होती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी आपने रीजन बतानी है कि ऐसी क्या वजह है कि दोनों एक दूसरे को पुल हो रही है, ठीक है। तो इसको देखने से आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर के लिए वापस application पर तो हमने क्या रिजल्ट देखा था कि स्पीड हाई होती है और प्रेशर लो होता है। तो ये जो दो बोट्स में करने वाले का ऑप्शन, तो उनके बीच में जो वाटर है जो फ्लोट है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। स्पीड हाई होने की
क्वेश्चन के अंदर बोर्ड्स के दरमियान वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन और बोर्ड्स की दूसरी साइज के क्वेश्चन जो हाई लो प्रेशर वाली रीजन पर मूव करने लगता है। ठीक है, आप समझिए एक तरफ हाई फोर्स है, एक तरफ लो फोर्स है। हाई फोर्स लो फोर्स की तरफ जाने वाला लगेगा तो लो फोर्स वाली क्वेश्चन लो प्रेशर वाली क्वेश्चन पर मूव करें। तो एक्चुअली बोर्ड्स जो है वो लो प्रेशर वाली रीजन पर तो लो प्रेशर वाले रीजन से करें। इस वजह से जो है तो ये भी हमारे लेक्चर में है आंसर। इस आर्टिकल में जो हमने स्पीड और प्रेशर के रिलेशन और एक बॉल की डिस्टेंस तो यहाँ ये जो है when a tennis ball is hit by a racket in such a way that spins as well as moves forward, the velocity of the earth on one side of the axis due to spin and play moves in the same direction as the and hence the pressure decreases. Thus, there is extra potential to the ball in the system, which basically तो ये सारा हमने लेक्चर के दौरान समझा इस तरह से स्विंग बिहेवियर क्रिएट करती है आप इस तरह से स्पीड या प्रेशर फ्लक्चुएट करेंगे और बॉल स्पिन करेंगे मूव ठीक है ये सारा आपने अपने कंसेप्ट में लेक्चर के साथ डिटेल्स में 6.10 लास्ट क्वेश्चन है explain the working of a calculator सवाल का आंसर भी हमने डिस्कस कर लिया बट मौजूद आपको नजर और फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है ठीक है और ये जो कार्बोरेटर के अंदर नेचुरल रिलेशन है आपके सवाल का आंसर भी यही मौजूद The carburetor of a car engine uses a venturi duct to feed the correct mix of fuel and petrol to the cylinder. ठीक है ये एयर नजर आ रही है आपको गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या होता है ये जो वेंचुरी डक्ट होती है उसके अंदर हमने एयर को और पेट्रोल को मिक्स कर दिया है ठीक है तो जो वेंचुरी डक्ट होती है ये वेंचुरी रिलेशन इसके अंदर फीड और वो करेक्ट बनाने मिक्स करने में हेल्प करती है air is drawn through the duct and along a pipe to the cylinder. ये आपको नजर आ रहा है एयर है ये यहाँ पे आगे है tiny inlet at the side of the duct is fed with petrol. यहाँ पे दिखाया नहीं गया लेकिन यहीं पे एक आउटलेट सी होती है सॉरी आउटलेट में इनलेट सी होती है वो क्या करती है वो इनटेक करती है पेट्रोल वहीं से जो है इस इनलेट से पेट्रोल जो है इस सिलेंडर के pipe हो जाता है the air through the duct moves very fast अगर आपको नजर आ रहा होगा लो प्रेशर होता है तो इवेंचुअली डक्ट में इसकी शेप देखना कि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और बीच में एरिया कम है ठीक है तो एरिया कम है तो इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर कम है तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे प्रेशर कम है स्पीड बहुत ज़्यादा है तो एयर बहुत तेज़ी से मूव कर रही है creating low pressure in the which draws petrol vapors into the air
स्किन। इस तरह से लो प्रेशर होने की वजह से जो वेपर्स हैं पेट्रोल के वो आपकी एयर्स बाकी है। ठीक है, तो ये मेरे कार्बोरेटर इस तरह से काम करता है और ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का भी एक रिजल्ट है ना। तो आप वेंचुरल रिलेशन में या लिखने के बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज है। ठीक है, ये रिलेशन भी उसी का एक रिजल्ट है। ये था हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ने लगे और देखेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं 6.1 2 4 5 7 1 1 2 4 5 7 शुरू करते हैं। 6.1 certain globular protein particle has the density of this. It falls through pure water. So density of the particle at the terminal speed of this. Find the radius of the particle. ये सिचुएशन है, ठीक है। डेंसिटी है आपके पास, इसके बाद विस्कोसिटी है, प्योर वाटर में फ्लूइड की जिसमें से रिमूव कर रही है और टर्मिनल स्पीड ऑफ द, ठीक है। आपने रेडियस कैलकुलेट करना है। मैंने कुछ सॉल्यूशंस मेंशन वाले में वहीं से हम डिस्कस करते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल्स डेंसिटी क्या और आवर से सेकंड्स में आएंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.33 into 10 raised to the power minus 6 meter per second. And you have to calculate the radius of the particle. अच्छा, तो टर्मिनल स्पीड की चूंकि बात हुई है तो टर्मिनल स्पीड का एक्सप्रेशन लिखते हैं 2gr² रो ओवर 9 ईटा। आपको रेडियस चाहिए, रेडियस को सेपरेट करें, ये हो जाएगा vt मल्टीप्लाइड बाय 9 ईटा डिवाइडेड बाय 2 रो जी। सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं जिसमें से g आपके पास कांस्टेंट है और रो गिवन है और ईटा गिवन है और vt गिवन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सारी वैल्यूज जो है वो लगाएं और इसको सॉल्व करें। सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा आर स्क्वायर का वही आएगा 0.024 इंटू 10 raised to the power minus 10 मीटर स्क्वायर। और जब आप आर की वैल्यू निकालेंगे यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो आपका आंसर आ जाएगा 1.56 इंटू 10 raised to the power minus 6 मीटर। This is the radius of the particle and it is your required answer. ये देखिए 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 6 मीटर। ठीक है, तो ये था सोल्यूशन 6.1 का। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम 6.2 वाटर फ्लोज थ्रू अ होज whose internal diameter is 1 centimeter. अब आपको जो पाइप है जिसमें से वाटर ने फ्लो करना है उसका डायामीटर दे दिया है। डायामीटर से आप रेडियस और फिर उससे एरिया इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्पीड आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at 21 meter per second? तो इतने डायमीटर से जो एरिया निकलेगा ना उस एरिया में स्पीड इतनी होगी। लेकिन अगर आपने इतनी स्पीड करनी है फ्लूइड की या वाटर की 21 को 1 से 21 तक लेके जाना है तो क्या होना चाहिए डायमीटर। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है या आप कह लें एरिया निकल आएगा तो आप डायमीटर भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आप यही अज्यूम करें बल्कि यही अज्यूम नहीं हमने करना ही यही है कि हम इसमें एरिया फाइंड करेंगे। तो इसको प्रोसीड किस तरह से करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं इसका 6.2। तो जो फर्स्ट पोर्शन दिया हुआ है जिसका डायमीटर गिवन है उसको हमने d1 कह दिया है। सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर लिया और इधर जो स्पीड है उसको हमने v1 कह दिया। ठीक है, अब अगर स्पीड 21 हो जाती है 21 को हम v2 कह देते हैं तो उसके लिए आपने नोजल का डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी सिंपल आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लग जाएगी, उसमें एरिया भी आता है और वेलोसिटी भी आती है। ठीक है, तो क्या होती है
इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि a1 v1 equals to a2 v2, where a can be written as pi r square और pi into d by 2 square। ठीक है, r की जगह d by 2 लिखनी है हमने, तो स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा d square by 4। ठीक है, तो a1 है तो पाई d1 स्क्वायर बाय 4, और अगर a2 है तो पाई d2 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को लगाएं फॉर्मूला के अंदर, ये लगा ली, कैंसिलेशन हो गई सेम क्वांटिटीज की, तो आपके पास रह गया d1 स्क्वायर v1 इक्वल्स टू d2 स्क्वायर v2। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d2, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। वैल्यूज लगाई, ये स्क्वायर के साथ ये आंसर आया है, जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 0.218 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ नोजल। क्रॉस मैच करते हैं इसका आंसर, यस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर जो है वो करेक्ट है। हमने न्यूमेरिकल 1 भी कर लिया है और 2 भी कर लिया है। नेक्स्ट इज 6.4, 3 नहीं है आपके पास, 4 है। तो 6.4 की स्टेटमेंट देखते हैं। वाटर is flowing smoothly through a closed pipe system. At one point, the speed of water is this, while at another point, 3 meter higher, the speed is 4 meter per second. If the pressure is 80 kilopascal at the lower point, what is the pressure at the upper point? जी, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है। स्पीड गिवन है वाटर की एक एंड पर और दूसरे एंड पर भी, और दूसरे एंड पर जो हाइट है वो भी आपको बता दी गई है। इसके अलावा लोअर पॉइंट का प्रेशर बता दिया गया है, तो आपने हायर पॉइंट का प्रेशर फाइंड करना है। तो किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे देखते हैं 6.4 का सोल्यूशन। जी, V1 गिवन है, H2 गिवन है, V2 गिवन है, H1। अब हमने क्या किया है, जो लोअर पोर्शन है वो आप कह लें कि ग्राउंड पर रखा हुआ है। अगर वो ग्राउंड पर रखा हुआ है तो जो उसकी हाइट दूसरे वाले एंड की हाइट है, अपर पोर्शन की हाइट है, वो 4 जो आपको गिवन है वही होगी। ठीक है, अगर हम लोअर एंड को किसी और हाइट के ऊपर लेंगे, फिर दूसरे एंड की हाइट में वो चीज ऐड करनी पड़ेगी, तो हमने उसकी हाइट को 0 कह दिया है कि वो ग्राउंड पर ही है, उसकी कोई हाइट नहीं है। ठीक है, तो P1 80 किलो पास्कल हो जाएगा, इसको पास्कल में कन्वर्ट करें तो 80,000 पास्कल आ जाएगा। इसके अलावा जो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी आपको, डेंसिटी जो वाटर की है वो तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, इसको याद कर लें आप लोग, इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको P2 फाइंड करना है। ठीक है, अपर पोर्शन में या अपर पॉइंट पर आपने प्रेशर फाइंड करना है। तो बर्नौलीज इक्वेशन यूज होगी, डाटा बता रहा है आपको। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने बर्नौलीज इक्वेशन लिख ली है। H10 किया, ये टर्म खत्म हो गई। ठीक है, और बाकी आपके पास ये आ गया। आपको P2 चाहिए तो P2 को सेपरेट करें, बाकी दूसरी चीजों को दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाती है P2 की। ठीक है, वैल्यूज लगाएं, सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास, सारी वैल्यूज लगाएं, इसको सॉल्व करें टर्म बाय टर्म, और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 47 किलो पास्कल। 47 100 आएगा, तो इसको जब आप प्रीफिक्स के साथ लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो 47 किलो पास्कल हो जाएगा। सो द प्रेशर एट द अपर एंड इज 47 किलो पास्कल। जी, 47 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर है। जी, 6.1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट इज 5। 6.5 is an aeroplane wing is designed so that when the speed of the air across the top of the wing is 450 meter per second, the speed of the air below the wing is 410 meter per second. तो दोनों स्पीड्स बता दी हैं, अपर में और लोअर में। What is the pressure difference between the top and bottom of the wings? Density of air is this.
तो नजर आ रहा है बर्नौलीज इक्वेशन की ही एप्लीकेशन होगी जिसमें हमने रिलेशन निकाला था। इसका सोल्यूशन देखते हैं 6.5 का। तो V1 गिवन है, V2 गिवन है, यानी अपर और लोअर पोर्शन की वेलोसिटीज गिवन है, डेंसिटी गिवन है। आपने इनके प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है, P2 माइनस P1 फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप देख लें, वेलोसिटीज आपको बताएंगी कि कहाँ प्रेशर ज्यादा है कहाँ कम है। ज्यादा स्पीड हो तो प्रेशर कम होता है ना, तो ये 450 ज्यादा है। इसका मतलब है P1 जो है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और P2 जो है वो हाई होना चाहिए। तो डिफरेंस जो है वो हम क्या निकालेंगे, हाई माइनस लो करेंगे, P2 माइनस P1 हो जाएगा। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं। ये बर्नौलीज इक्वेशन हमने लिख ली। अच्छा, अब हाइट जो है वो तो दोनों विंग्स की, सॉरी, दोनों पोर्शंस की अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। तो इस वजह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है ये यहाँ से निकल जाएगी, कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड पर, और आपके पास ये रिलेशन बच जाता है। अब यहाँ से अपनी डिजायर्ड चीज बना लें। P2 माइनस P1 चाहिए आपको, P2 माइनस P1 बनाया, दूसरे साइड पे बाकी टर्म्स आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो अब सिर्फ और सिर्फ आपने डेंसिटी वेलोसिटीज की वैल्यू लगानी है और इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेशर का जो डिफरेंस आता है दैट इज 22.1 किलो पास्कल। तो प्रेशर का जो डिफरेंस आया है वो 22.1 किलो पास्कल आया है। तो आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में सिंपल सिंपल या तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज हो रही है, या बर्नौली इक्वेशन यूज हो रही है, या फिर वो जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ पढ़ा था वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल से 3-4 फॉर्मूलाज हैं और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। चलें इसका आंसर जरा मैच करते हैं 6.5 का। ये देख लें, 22 किलो पास्कल इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था 6.5 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमने करना है 6.7 और 6.9। जल्दी जल्दी से देखते हैं, 6.7 निकाल लेते हैं हम। जी, हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी if air moving 3 meter 3 meter per second along it can replenish the air in a room of 300 meter cube volume every 15 minutes. Assume the air's density remains constant. तो आपने क्या बताना है, हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट को कितना लार्ज होना चाहिए। अब अगर आप इसकी थोड़ी सी इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करें तो आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली हमने उसका रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस फाइंड करना है। पहले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, फिर मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करती हूँ। 6.7 है जी। तो स्पीड आपको बता दें, ये ये टाइम चाहिए। ठीक है, मैं टाइम में इतना वॉल्यूम चाहिए, तो आपने बताना है, और स्पीड भी आपको बता दें, तो आपने बताना है कि डक्ट को कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी लेंथ निकालने के लिए या उसकी साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो वॉल्यूम पर टाइम होता है या वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड होता है वो किसके बराबर होता है, वो एवी के बराबर होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो पर टाइम ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी गिव्स यू द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो हमने यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रिड्यूस किया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम में, तो हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया। मजीद एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर लगा दिया। अब आपको रेडियस चाहिए, रेडियस को सेपरेट करेंगे, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले देंगे। अब यहाँ पे दो वी हैं, तो कैपिटल वी है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल वी जो है वो स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल है। टाइम आपको मिनट्स में दिया हुआ था, आपने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है इसको। ठीक है, तो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, वैल्यूज लगाएं, तो आपके पास जो रेडियस आ जाएगा दैट विल बी
19 सेंटीमीटर। तो डक्ट का इतना रेडियस होगा तभी वो इतनी स्पीड के ऊपर हर 15 मिनट बाद जो है वो रिप्लेनिश करेगा इतने वॉल्यूम में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वर्ड तो यूज किया गया है हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट। अब अगर आप एक डक्ट की बात करें उसकी ओवरऑल इसे पूछ रहे हैं। ठीक है, कितनी बड़ी है बेसिकली उसका एरिया या उसका रेडियस पूछ रहे हैं या उसका डायमीटर। ठीक है, तो इसी सेंस में हमने यहाँ पे रेडियस निकालना है। तो ये रेडियस एक्चुअली बताया था कि इसका क्या साइज है, मैच करते हैं इसका आंसर जी 19 सेंटीमीटर। तो द रेडियस ऑफ द डक मस्ट बी 19 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर इज 6.9। 6.8 इंक्लूड नहीं है, 6.9 करने लगे हैं। What gauge pressure is required in the city means for a stream from a fire hose connected to the mains to reach a vertical height of 15 meters. तो आपने बताना है कि प्रेशर कितना है, हाइट कितनी है। ठीक है, जब मीटर प्रेशर आपने फाइंड करना है कि कितना है, इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं जी। तो हाइट आपको दे दिया 15 मीटर। ठीक है, और डेंसिटी जो है वो 1000 पर मीटर। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस फायर जो है उस फायर के लिए क्या प्रेशर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रॉब्लम को डीपली देखें तो ये एक्चुअली बर्नौलीज इक्वेशन की ही एग्जांपल है या उसका बर्नौलीज इक्वेशन का ही प्रॉब्लम है। तो इसमें देखें हमारे पास बेसिकली हाइट जो है वो हाइट का डिफरेंस होगा। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में होगा ना, वो आप किसी रेफरेंस पॉइंट से उसकी हाइट ले रहे हैं तो उसको आप h1 माइनस h2 कह लें, जैसे आपने वेंचुरी रिलेशन में कहा था। शो ये था ना पॉलीसिलिस थ्योरम, इसमें आपने ये इस तरह एक हाइट ली थी। ठीक है, टॉप से और उस ऑरिफिस तक का जो डिस्टेंस है या हाइट का जो रेफरेंस है वो लिया था। इसी तरह से उस होल्स की भी हाइट आई। ठीक है, सॉरी मैंने वेंचुरी रिलेशन में बोल दिया, टॉरिसिलिस थ्योरम की बात करें तो ये जो है h1 माइनस h2 हो जाएगी। तो इसी तरह से आप जो प्रेशर फाइंड कर रहे होंगे वो प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो h1 माइनस h2 और p2 माइनस p2 माइनस p1 आप फाइंड करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं और उसको यूज करते हैं, ये रही बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की बराबर होगी। ठीक है, हाइट की वजह से सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का फर्क आएगा। वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रो जी एच वन होगी एक तरफ की और दूसरी तरफ की होगी रो जी एच टू। ठीक है, वेलोसिटी में स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, इसके काइनेटिक एनर्जी इसमें सेम है। राइट, पी टू माइनस पी वन बनाए और इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाए, हो जाएगा पी जी सॉरी रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू। कॉमन ले लें रो जी को, ये आपके पास अब फॉर्मूला जो है रिड्यूस हो गया है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। वैल्यूज लगाएं रो की वैल्यू जी की और एच वन माइनस एच टू की। इससे जो आप आंसर कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 14,700 पास्कल। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ये बन जाएगा 147 इंटू 10 to the power 3 पास्कल। 10 to the power 3 को आप किलो लिख सकते हैं, सो द आंसर इज 147 किलो पास्कल। ये देखिए, अच्छा इसमें लिखा हुआ है 1.47 इंटू 10 to the power 5। अगर यहाँ से आप 10 to the power 2 को सेपरेट करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने को ये 147 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 to the power 3 यानी कि किलो रह जाएगा, तो वही आंसर होगा जो हमने यहाँ देखा है 147 किलो पास्कल। ठीक है, चाहे ऐसे लिख दें चाहे वैसे लिख दें, दोनों आंसर जो है वो करेक्ट है। तो ये थे न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6 के। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।